नमस्कार, मैं हूँ आदित्य पांडे। नो न्यूज़ के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। न्यूज़ राउंडअप के साथ में हम बात शुरू करते हैं ईरान के मोर्चे से। ईरान के मोर्चे पर 2-3 बड़ी चीज़ें हैं। बजाय दोनों तरफ से जारी हमलों के साथ में 2-3 बड़ी खबरें ये हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका के एक F-15 स्टील्थ को नुकसान पहुँचाने का दावा ईरान ने किया है। और अमेरिका ने ये बात मानी है कि उसके एक F-15 को इमरजेंसी में उतरना पड़ा है, जबकि ईरान का कहना है कि हमने उसका शिकार कर लिया है। और यदि वाक़ई इस तरह का कुछ हुआ है तो ये अपने आप में अचरज की बात इसलिए है क्योंकि F-15 जो है वो अमेरिका का बहुत कीमती और एक तरह से फ्लैगशिप जैसा मामला है। और इसको उन्होंने स्टील्थ बोल रखा है। इसके लिए ये कहा जाता है कि अनट्रेसेबल है। इसको दुश्मन देख ही नहीं सकता, पकड़ ही नहीं सकता। तो वैसे में यदि ईरान को जिसके बारे में दावा किया गया है कि हमने इसकी सारी क्षमताएं खत्म कर दी हैं, तो पुराने राडार, पुरानी चीज़ों के साथ में कहा यह जा रहा है कि शायद इंजन के थ्रस्ट की जो एनर्जी है उसके संकेतों से F-15 को धर लिया गया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ईरान ने एक 19 साल के लड़का है मोहम्मद सालेह, उसको आज मौत की सज़ा दे दी है। बेहद बेहतरीन रेसलर और एथलीट हुआ करते थे सालेह। ईरान की जर्सी पहनकर कई जगहों पर देश का प्रतिनिधित्व भी किया। जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में नज़र आ गए थे। तब से ईरान सरकार के जकड़न में आए। और अब जबकि ईरान की जितनी मुख्य सरकार के स्तंभ थे वो जा चुके हैं, उसके बावजूद उनकी आज अंत कर दिया गया। तीसरी एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ईरान से जो तेल निकलता है उसको उस पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का इरादा कर रहा है, उस पर छूट देने का इरादा कर रहा है। और ये जो चीज़ है इसको छूट के बजाय इस तरह से देखें कि अब अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि ईरान पर हमारा कब्जा हो चुका है। क्योंकि ट्रंप या नेतन्याहू के बयानों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि इस बात से पड़ता है कि अब इस तेल पर किसका नियंत्रण है। तो जिस तरह की छूट की बात सामने आ रही है उससे ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ईरान के तेल पर हमारा नियंत्रण है। भारत सहित 6 अन्य देशों ने कोशिशें शुरू कर दी हैं कि शांति स्थापित हो, ख़ास तौर पर हॉर्मुज़ वाला जो इलाका है जिसने दुनिया की आर्थिक नस दबा रखी है फिलहाल। तो उसके लिए 7 देश मिलकर काम कर रहे हैं। उम्मीद करें कि जल्दी ही कुछ पॉजिटिव सामने आएगा। अब बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीज़ों को लेकर आमतौर पर बातें सामने नहीं है कि ये ज़रूर पता है कि कौन बनाता है, लेकिन क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है इस पर कोई सफाई नहीं। हर साल इसके आंकड़े आते हैं और पिछले 9 साल से फिनलैंड इस पे नंबर 1 पर बना हुआ है। यानी सबसे खुशनुमा देश जो है वो फिनलैंड है। भारत का इसमें नंबर 116वां बताया गया है। इस पर भी बात करते थे। और आप ये समझ लें कि 2 चीज़ें जो मज़ेदार हैं वो ये हैं कि इज़राइल इतने मोर्चों पर लड़ते हुए, इतनी जगहों पर फँसे होने के बावजूद इज़राइली जो हैं वो इतने खुश हैं कि वो 5वें नंबर पर हैं इस लिस्ट में। और हम लोग को पाकिस्तान भी हमसे आगे है इस यदि इंडेक्स को मान लें तो। पाकिस्तान का नंबर 100, पाकिस्तान का नंबर भी अच्छा खासा है। और चीन भी हमसे खुश है। हमसे खुश नहीं है, चीन खुश है
और इसका ये इंडेक्स बता रहा है नेपाल तक हम हमसे ज़्यादा खुश देशों में शामिल है, जबकि हमारा नंबर 116 पर है। पहले कभी हम 128 पे हुआ करते थे। आउट ऑफ 147 147 देशों में हमारा नंबर 128 कैसे है, क्यों है, भगवान जाने। खैर, तो पिछले साल हम 118 नंबर पर थे, अब हम 116 पर हैं। यानी हमारी हैप्पीनेस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, ऐसा माना जा रहा है 12 पॉइंट की। इसमें एक जो अंडरलाइन करने लायक चीज़ है वो ये है कि बताया गया है कि सोशल मीडिया जो है वो बजाय हमें खुशियाँ देने के खुशियाँ छीन रहा है। सोशल मीडिया का दबाव, सोशल मीडिया पर दूसरों को परफेक्ट लाइफ जीते हुए देखने के बाद में खुद की लाइफ से तुलना करते हुए दुखी होना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये खुशी के जो इंडेक्स को हैं वो प्रभावित कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि खुशी के इंडेक्स में सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है उस पर बात शुरू हो गई है। इंडेक्स एक और है, ग्लोबल टेररिज्म का है, और उसमें पाकिस्तान ने इस बार टॉप किया है। हमेशा से है, पिछले 10 सालों में वो हमेशा टॉप 10 पर रहा है, लेकिन इस बार बुर्किना फासो को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है, जहाँ पर 1045 आतंकी घटनाएं और उसमें 1139 लोगों की मौत को रिकॉर्ड करते हुए इस इंडेक्स में पाकिस्तान को अव्वल माना गया है। हालांकि फिर वही बात है, ये इंडेक्स कैसे बना है, क्योंकि यदि आप हकीकत में देखेंगे तो घटनाएं इससे कहीं ज़्यादा हैं। फिर भी अब भारत की तरफ लौटें। जो अमेरिकी नागरिक के साथ में 6 यूक्रेनी पकड़ाए हैं म्यांमार में, और मिज़ोरम के हिस्से में ड्रोन वगैरह के साथ में सरकारों को बदलने की जो जिनकी रिकॉर्ड रहा है, ऐसे 6 लोग उनमें से एक है मैंडाइक। और ये जो सज्जन हैं इनको लेके अब लगातार अमेरिका जो है वो दबाव में है। हमारे लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि भारत दबाव में रहे और कैसे भी हो एक्स्ट्राडिशन हो जाए। पर ये जो कहानी है इतनी आसान है नहीं। इसको आप याद कीजिए कि जब बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना भागी थी और भारत पहुंची थी, तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन क्षेत्रों में इस तरह का एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, और वो लोग बांग्लादेश सरकार को भी गिराना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें वो बोल चुकी थी, और ये जो तार हैं वो वहाँ जाकर कहीं जोड़ रहे हैं। यूक्रेन को भी दुख है कि उसके 6 नागरिक पकड़े गए हैं, तो वो भी अपनी तरफ से काम कर रहा है। भारत में एक और बहस जो चल रही है वो हरीश राणा की है, जिन्हें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैसिव यूथेनेशिया के लिए अनुमति दी गई है। अब ये पूछा जा रहा है कि जब माँ बाप ने अनुमति दे दी थी, तो बजाय पैसिव के ऐसी वाली प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई जिसमें एक बार में दुखों का अंत होता। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि बिना कुछ दिए, अब चूंकि वो सामान्य बेड पर ले आए गए हैं जहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, तो डॉक्टरों का कहना है कि संभव है कि इसमें भी 1 महीना लग जाए। तो इस बात को लेके भी अब बहस चल रही है। संभव है कि आने वाले दिनों में इंसान की जीवन की अंत करने की अधिकार, इन सारी बातों पर जो बहस होगी उसमें एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया को लेके भी चर्चाएं पूरी होगी। मिलते हैं अगले राउंड में। थैंक यू।